नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश शर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मानसून में बादल गरजते और बरसते हैं, लेकिन इस मानसून सत्र का एक और टाइमिंग पर सवाल होता है कि इसमें आंदोलन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सदन में हंगामे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इन सब बातों को लेकर, इन सवालों को लेकर, क्या इन टाइमिंग में क्या कुछ विशेष है, इस प्रश्न के विश्लेषण को लेके मैं आदरणीय सतीश शर्मा जी के पास ले चलना चाहता हूँ। सतीश शर्मा जी ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आदरणीय सतीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा सवाल यही है कि मानसून में बादलों के साथ साथ कई चीजें और भी बरसने लगती है, सदन हंगामेदार हो जाता है, आंदोलनों की एक तरह से तड़ातड़ लग जाती है। तो क्या इस टाइमिंग में कुछ विशेष है? हाँ, जरूर कोई बात है। मैं अरसे से ये तो जानता था कि जुलाई के महीने में कामकाज के घंटे बढ़ जाते हैं और भूख ज़्यादा लगती है, पर यह भी जानता था कि भारत में चातुर्मास है और तमाम विद्वान ऋषि लोग यात्राएं बंद कर देते थे और एक ही जगह रुक कर 4 महीने निकाल देते थे। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर दिवाली के बाद पड़ने वाली कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, और वहीं रह के प्रवचन और धर्म कार्य करते थे। तीसरा, काश्तकार फ्री हैं। इस समय रबी और खरीफ की फसल तो नहीं होती है, पर जायद रबी और जायद खरीफ की फसल होती है, उसमें इतनी लेबर होती नहीं थी और कैश क्रॉप्स होती हैं। तो किसान वर्ग फ्री, उनके बच्चे फ्री, स्कूलों की छुट्टी फ्री। और ऐसे ही समय हमारे देश के एक प्रमुख राजनेता छुट्टियां मनाने विदेश भी जाते रहे, और जब जब विदेश से लौटे हैं तो देश के लिए एक नई सौगात लेके आए हैं कि उनके आते ही कोई न कोई खुड़का होगा और कुछ न कुछ इस देश में घटित होगा। आप इनको कनेक्ट कर सकते हो कि वो अकेले नहीं है। इस समय डीप स्टेट या फॉरेन फंडिंग से प्रभावित सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को अपदस्थ करने की चेष्टा करते हैं। एक महान साम्राज्य इस देश में अस्त हो चुका है, और एक जिस नए राजा ने जन्म लिया है उसके न कोई आस न औलाद, उसका बेटा तो अगला राजा बनेगा नहीं। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी अपने लिए तो संपत्ति जमा नहीं कर रहे, जबकि पिछले राजाओं ने अकूत संपत्तियां जमा की। अब जब उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, उनके नीचे की जमीन छीन ली गई, तो अब विदेशी शक्तियों के द्वारा पोषित होकर ही वो लोग ये सारे कर्म कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी ये है कि कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाओ जो संसद के सत्र के शुरू होने से तुरंत पहले देश में आंदोलन की परिस्थितियां बन जाए। उस आंदोलन पर खर्चा हो जम के, और पैसे देकर भीड़ जुटाने का काम किया जाए। क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि शाहीन बाग में जो कैटरर लग्जरी खाना और बिरयानी खिला रहा था लोगों को, वही कैटरर अब जंतर मंतर पे भी खाना खिला रहा था। आइसक्रीम, खीर, अच्छी रसोई। वो बेचारा वांगचुक कह रहा मैं तो भूखा मर रहा हूँ, ये मेरे सामने थाली लेके खा रहे हैं और उनकी रील और बना बना के पेश कर रहे हैं। शाहीन बाग में जिस जुनैद ने अपना काउंटर खोल रखा था लग्जरी भोजन परोसने का, वही कैटरर इस समय जंतर मंतर पे भी काम कर रहा था 18-19 जुलाई को, है ना। इन दोनों में परस्पर संबंध है। इससे सिद्ध होता है कि कोई बाहर की शक्ति इनके पीछे काम कर रही है। अगर इस देश का JNG आता तो दिल्ली अकेला ही 3 करोड़ की है आबादी। वहीं के विद्यार्थी, किसी एक कॉलेज के विद्यार्थी आंदोलन को सफल बनाते। इन लोगों के साथ JNG बिल्कुल भी नहीं। ये चूंकि इनकी वोट जुटाने की क्षमता या जनता को कन्विंस करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ये लोग चुके मोहरे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
कम्युनिस्ट पार्टियाँ, चाहे तृणमूल हो, इन सब में वो कौशल या उनकी ऑरा या ओजस खत्म हो चुका है कि लोग उनकी बात सुन के उनकी बात माने। जब ऐसा होता है तो हमको बाहरी सहारा लेना पड़ता है, और बाहरी सहारे के रूप में सबसे आगे जो वॉलंटियर हैं वो अमेरिकन फंड्स हैं। इसलिए ये जो मौसम है इन सब के अनुकूल है कि वो ऐसा मौसम चुनते हैं जिसमें पार्लियामेंट में न तो बजट सेशन है न और ऐसे इम्पोर्टेंट सेशन है, और जब भारत में इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानून लाने की चेष्टा की जा रही है तो ये समय सबसे अधिक अनुकूल है। देखिए आपको मैं गिनाता हूँ। FCRA, NGOs को असीमित फंड मिलता था। जब इन्होंने इस कानून को लागू करने की बात की तो इनके सामने ये समस्या हो गई कि भारत में NGOs तक फंड कैसे पहुंचाएं। उसमें फर्जी वाउचर बनते थे। सरकार ने व्यवस्था दी कि धर्म परिवर्तन उस धन से नहीं किया जाएगा, भारत की संस्कृति को आघात फैलाने वाला कोई काम नहीं किया जाएगा, और NGOs को मिले हुए फंड की ऑडिट होगी और वो पेश करनी पड़ेगी। ये होती समस्या खड़ी हो गई। तुरंत पहला परिणाम आया, एक आदमी इतनी सारी सिम के साथ मिला, पकड़ा गया, सिम बरामद हुई, वो बांटी जाती सिम और उससे कैश विड्रॉल्स होते। नरेंद्र मोदी ने इनकी नस पकड़ ली। नोटबंदी ऐसे समय हुई जब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा रुपया, काला धन उतरना था। तृणमूल कांग्रेस के असली फंडिंग पार्टनर को इन्होंने पहले ED ने धर लिया। पैसा नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? नतीजा साफ है। ये कानून लागू होने के बाद ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे NGO बंद हो जाएंगे, आगे व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, और विदेशी लोग यहाँ से फंड कैसे पहुँचाएं इसके नए नए रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। तो ये नहीं होगा। दूसरा कानून विदेशी अतिक्रमियों को लेके जो अंदर घुस गए हैं, नागरिकता को लेके जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो हंगामा खड़ा हो गया। इससे से करोड़ों लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो 3-4 कानून ऐसे, और एक परिसीमन का और महिला आरक्षण का जुड़े हुए एक दूसरे से। और दक्षिण भारत के यूं कहते हैं बड़े सांसद कि 543 सांसदों में हमारे बोलने में नंबर नहीं आ रहा है। जब 800 साढ़े 800 हो जाएंगे तो हमको तो बिल्कुल ही चांस नहीं मिलेगा। जब परिसीमन हुआ कांग्रेस ने फायदा उठाया, अब जब परिसीमन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा। मेरा निश्चित मानना है ये कानून अगर लागू हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट करीब 2/3 बहुमत तक पहुंच चुकी है और संविधान में संशोधन प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर ये बिल पेश हो गए तो मान के चलना कि इन्होंने अंदर खाने सबसे बात कर ली। अगर ऐसा हो गया ये सारी पार्टियां जड़ से साफ हो जाएंगी, इनका राजनीतिक भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है और रही सही बात में पूर्ति हो जाएगी। केंद्र में शासन में कौन आवे, कोई आवे, पर जनता को फायदा हो। विदेशी पैसे की भूमिका भारत में कम हो जाएगी। ऐसे आंदोलन जो कि पैसे से ही पनपते हैं, पैसे से फंडिंग होती है और हजारों करोड़ रुपए भारत में उतरता है। ट्रंप ने तो चुनाव जीतते ही कह दिया था कि भारत में चुनाव वोटों को प्रभावित करने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, स्वीकार किया उसने। तो इसलिए इन आंदोलनों की समय अवधि ऐसे है कि पहले तो बाहर हंगामा मचाओ, फिर बाद में पार्लियामेंट में। इस जंतर मंतर के जो आंदोलन था इसकी क्या भूमिका थी, ये समझ रहे थे कि जैसे नेपाल और बंगाल में हो गया, सेनाएं धरी रहे, पुलिस धरी रहे और कुछ 100 छात्र मिलकर महलों पे कब्जा कर लें। अंदर उनके सांसद हैं पहले से 200-250, वो उनको समर्थन दे देते, अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे तो सेनाएं और पुलिस धरी रहती और ये लोग जैन जी शासन पलट देते। ऐसा अमेरिकन सपना देख रहे थे, ऐसा डीप स्टेट सपना देख रही थी। और ये लोग ओछी बुद्धि के लोग जिनको अच्छी योजनाएं भी बनाना नहीं आता, शासन पलटने की योग्यता रखते हैं। नरेंद्र मोदी इनके बाप हैं। अमित शाह बहुत बड़े कूटनीतिकार, इतिहास में चाणक्य के बाद अगर कोई हुआ है तो अमित शाह हुए। और मैं दावे से कहता हूँ 5-6 हज़ार लोगों के लिए 1000 पुलिस लगाई गई थी। जो ये कहते हैं कि पुलिस अवेयर नहीं थी, पुलिस पूरी अवेयर थी, पूरी तैयारी थी। एक बस के पीछे 3 बंदूकधारी भी थे, स्थिति कुछ होती तो वो भी आजमाया जाता। पर
लठियां टकराने से ही भागने लग गए थे। ये क्या सत्ता पलटेंगे, ये मरने मारने की योग्यता, ये छात्र थे ही नहीं। जो गिरफ्तार हुए हैं, सरकार ने तो 70 बताया, पर 125 के आसपास हैं। उनमें विदेशी फंडिंग और विदेशी इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले, और जो लोग पकड़े गए हैं वो छात्र नहीं है और इनमें शामिल भी नहीं थे, बाहर के लोग हैं जो पार्लियामेंट साइड से आए और जो रेल भवन के पास से आए। तो मतलब ये इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन का भी हश्र क्या वैसा ही होगा? उससे भी बुरा होगा, इनकी कमर टूट जाएगी। यहां मुझे डीप स्टेट बुरी तरह पराजित और हारा हुआ नजर आ रहा है। जब वो पात्र चयन में गलतियां करने लगे हैं और जब उनके मोहरे पिट गए और नए मोहरों के रूप में जब वो सोनम वांगचुक या अभिजीत देवके को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लो कि इनका खेल खत्म हो चुका है। ये सरकार इनकी कमर तोड़ देगी और अगले चुनाव तक अमेरिका को भी भारत घुटने पे ला देगा। ये मैं आपसे दावे से कहता हूँ। डॉलर की सत्ता जा रही है, 5 साल के अंदर अंदर डॉलर जमीन पर आ जाएगा। ये था वांगचुक आंदोलन का होने वाला हश्र, और मानसून सत्र के समय इतना होट क्यों रहता है, क्यों आसमान के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बरसती है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। नमस्कार।